फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को पढ़ने से पहले द मेन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, सपोज मैंने किसी बॉल को किक किया है फ्लोर पर एंड वो रन करते हुए जा रही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो बॉल और मूव करना बंद कर देगी. दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम दैट ball stops moving. That means there is something on the ground that is opposing the motion of that ball. फ्लोर पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो उस बॉल के मोशन को अपोज कर रहा है और जिसकी वजह से उस बॉल ने चलना बंद कर दिया. एक्चुअल में द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स. दिस फोर्स इज अ रेजिस्टिव फोर्स. दैट मीन्स वो रेजिस्ट करता है, वो अपोज करता है किसी भी मूविंग बॉडी को और उसके मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करता है. तो हाउ कैन वी डिफाइन फ्रिक्शन? द रेजिस्टिव फोर्स acting between the two bodies that are in contact and in motion such that it opposes the motion is called friction or frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा रेजिस्टिव फोर्स है जो दो बॉडीज के बीच में तब लगता है जब वो दोनों कॉन्टैक्ट में हों और मोशन में हों, और ये फोर्स इस तरीके के नेचर का है दैट इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. वो हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है. दिस इज नोन एज फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शन जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो सरफेसेस के बीच में सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब वो दोनों सरफेसेस किस में हों? कॉन्टैक्ट में. इसलिए फ्रिक्शन जो है इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आखिर ये फ्रिक्शनल फोर्स काम कर क्यों रहा है. फॉर एग्जाम्पल जस्ट लुक ओवर हेयर. इस पिक्चर में यू कैन इजीली सी दैट दिस बॉय इज ट्राइंग टू स्लाइड दिस बॉक्स ओवर दिस टेबल. और ये जो टेबल है ये हमें बिल्कुल स्मूथ दिखाई दे रही है एंड ये जो बॉक्स है हमें इसका जो बेस है वो भी बिल्कुल स्मूथ दिखाई दे रहा है. लेकिन एक्चुअल में कोई भी ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता है जितना वो दिखाई देता है. There are some irregularities present on the surface of the objects that are in contact with each other. And ये जो irregularities हैं, जब दो surfaces आपस में प्रेस होते हैं, एक दूसरे में मोशन में आते हैं, when they try to slide or roll over or to move over the other surface, तो ये जो इनके बीच की irregularities हैं ये आपस में interlock हो जाती हैं. They get interlocked with each other. एंड ये जो इंटरलॉकिंग है इरेगुलरिटीज की, यही अपोज करती है बॉडी के मोशन को. दैट मीन्स इफ यू ऑब्जर्व अ प्लेन सरफेस थ्रू अ लेंस यू विल बी एबल टू see a lot of irregularities and grooves on the surfaces. These irregularities exist at the microscopic level even for a fine and smooth surface. ये जो irregularities होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं. यही रीज़न है कि हम इनको नेकेड आई से नहीं देख पाते. When one surface is in contact with another surface, the irregularities on both the surfaces get locked and produces an obstruction to the relative motion between them. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मोशन शो अप करने की कोशिश करेगा तो जो दो सरफेसेस के बीच में इरेगुलरिटीज हैं वो आपस में इंटरलॉक हो जाएंगी एंड दे विल कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन द मोशन बिटवीन देम. अगर दो सरफेसेस स्मूथ हैं देन द इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज विल बी लेस and the friction between two surfaces will also be less. and अगर हमारे दोनों surfaces smooth हैं, उनके surface के ऊपर बहुत ज़्यादा irregularities नहीं है, then there will be very less friction. क्योंकि irregularities कम है तो interlocking भी कम होगी. Now the question arises that what are the various types of friction? Friction की अगर हम types की बात करें तो there are mainly two types of friction, that is स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन के भी दो टाइप्स हैं, वन इज रोलिंग एंड वन इज स्लाइडिंग. तो अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूं, स्टैटिक वर्ड इज समथिंग रिलेटेड टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट.
स्टैटिक कुछ ऐसा वर्ड है जो स्टेशनरी पोजिशन से रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज ये पेंसिल है, मैं इसको मूव करने की ट्राई कर रही हूँ, मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ, लगाए जा रही हूँ, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मैं इतना फोर्स लगा दूंगी इस पेंसिल के ऊपर कि ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। एक्चुअल में हो क्या रहा है, जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, मतलब सपोज अगर यही बात मैं टेबल की करती तो टेबल जो है वो फ्लोर के ऊपर है, जो टेबल है वो मूव नहीं कर रही है, तो उस टाइम पर फ्लोर और टेबल के बीच में लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन two surfaces in contact when there is no relative motion between them is called static friction. Static friction एक ऐसा फ्रिक्शन है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तब अप्लाई होता है जब वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टेशनरी स्टेट में प्रेजेंट होता है। एक्चुअल में स्टैटिक फ्रिक्शन काम कैसे करता है, आप इमेजिन करो कि ये जो है दिस इज वन टेबल एंड ये फ्लोर के ऊपर रखी हुई है। आपने इसको बहुत ज़्यादा मूव करने का ट्राई किया, करते गए, लेकिन ये जो है ये मूव नहीं हो रही है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो इस टेबल के सरफेस एंड इस फ्लोर के सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज़ हैं, उन इरेगुलरिटीज़ में इंटरलॉकिंग है। इसका मतलब उन्होंने बिल्कुल रेजिस्ट करके रखा हुआ है फ्लोर ने कि हम टेबल को मूव ना करें। मैं फोर्स बढ़ाती जा रही हूँ, तो फ्लोर भी बदले में अपना जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको बढ़ाते जा रहा है। एंड एक मैक्सिमम वैल्यू आई कि उसने अपना स्टैटिक फ्रिक्शन बिल्कुल मैक्सिमम कर लिया, लेकिन उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के अगेंस्ट जब मैं फोर्स थोड़ा सा और बढ़ाऊंगी तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को और नहीं बढ़ा पाएगा, उसकी एक लिमिट है और उसी मोमेंट में टेबल को मूव कर पाऊंगी। That means the maximum value of static friction between two surfaces in contact beyond which one surface starts moving over the other is called limiting friction. Limiting friction किसे बोला जाता है, static friction की वो maximum value जिस वैल्यू के तुरंत बाद एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दे, दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। दैट मीन्स टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो तब एक्ट करता है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता। लेकिन मैं अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूं तो इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग between the two surfaces when there is a relative motion between them is called kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन एक वो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तब लगता है जब उन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है। अब मोशन भी दो टाइप का हो सकता है या तो हम एक चीज़ को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, या हो सकता है हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं, रोल करें। दैट मीन्स ईदर वी आर स्लाइडिंग वन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर और वी आर रोलिंग वन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर। यू कैन सी दिस डायग्राम ऑल्सो। In this case, this table is, we are pushing it, we are sliding it. And in this case, we are rolling this object over this force. So in this case, sliding friction will be working, and in this case, rolling friction will be working. These both are the kinetic frictions because in both the cases, yes, there is some relative motion between two objects. The friction acting between the surfaces when object slides over a surface is called sliding friction, and the frictional force acting between the surfaces when an object rolls over a surface is called rolling friction. And एक सबसे important बात, अगर मैं तीनों frictions को compare करूं तो सबसे large amount में जो friction लगती है वो होती है static friction, उससे कम अमाउंट में होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और सबसे कम होती है रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होती है, उससे लेसर होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और उससे लेसर होती है रोलिंग फ्रिक्शन।
Next topic that we have to take is advantages and disadvantages of friction. फ्रिक्शन जो है इट हैज़ ड्यूअल नेचर. वो हमारे लिए एक फ्रेंड का काम भी करता है और वो हमारे लिए एक फो का काम भी करता है. दैट मीन्स एनिमी का काम भी करता है. सो लेट्स लुक अप ऑन द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. Very first advantage is our walking on the floor. This fact will amaze you, but if there would be no friction, we will not be able to walk on the floor. Actually, when we walk, then force exerted by the foot on the ground, हम चलते टाइम अपने फुट की हेल्प से ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करते हैं. बट ऑन द अदर साइड द फ्रिक्शनल फोर्स that gets exerted on the foot by the ground is exactly on the opposite direction, जिसकी वजह से there is a proper balance in those two forces and we are able to walk. The reason that why we are not able to walk properly on icy road, or like we are not able to walk on the surface on which there is less friction, अगर फ्लोर पे सोपी वाटर डल जाए या फिर ऑयल गिर जाए या वाटर हो, उन केसेस में हम ठीक से ट्रैवल क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज इन दोज केसेस द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन गेट्स रिड्यूस्ड ऑन द फ्लोर एंड फ्रिक्शन की वैल्यू कम होने की वजह से वी यूज टू slip and we cannot walk on those paths easily. So icy road is very smooth and cannot provide sufficient friction to our feet, so we find it difficult to walk on an icy road. That means our walking is only just because of the proper friction that the ground or that the floor returns to us. The second very big advantage is how we are able to hold the objects. We are able to hold the objects in our hand only because of the friction between the skin of our palm and the object. Without friction, the object would slip off from our hand. बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है. अगर हमारे हाथ गीले होते हैं या हमारे हाथों पर ऑयल लगा हुआ होता है तो जनरली थिंग्स यूज टू गेट स्लिप ऑफ फ्रॉम आवर हैंड्स. दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड फ्रिक्शन बिटवीन द स्किन ऑफ आवर पाम एंड द ऑब्जेक्ट. जब हमारे हाथों में वाटर प्रेजेंट होता है या ऑयल प्रेजेंट होता है या कोई और ऐसा स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमारे जो पाम की स्किन है उसके और ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स जो काम करना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स, जब उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है देन जनरली ऑब्जेक्ट यूज टू गेट स्लिप ऑफ फ्रॉम आवर हैंड्स. बट इफ देर इज प्रॉपर फ्रिक्शन ओनली देन वी कैन hold the objects properly. So the second very big advantage of the friction is that we are able to hold the things only because of the friction that is present between the skin of our palm and the objects. After this, we also have friction between pulley of motor and the belt helps to transfer energy from motor to the required equipment. जो पुली सिस्टम प्रॉपरली जो इस तरीके का बेल्ट एंड पुली सिस्टम किसी भी इक्विपमेंट में काम करता है, फ्रिक्शन ही है. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट हेल्प्स द पुली टू ट्रांसफर द एनर्जी. फ्रिक्शन की वजह से ही इस बेल्ट की प्रॉपर वर्किंग होती है एंड इट इज़ ओनली द फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली दैट हेल्प्स द ऑब्जेक्ट टू ट्रांसफर द एनर्जी टू द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट. इसके अलावा अगर सपोज हमारा जो व्हीकल है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में है और हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, हमारे व्हीकल की स्पीड जो है वो एकदम से डिक्रीज हो जाती है, उसके पीछे क्या काम कर रहा है? व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक पैड एंड द ब्रेक डिस्क helps to reduce the speed of vehicle. You can look over here. This is the brake disc and this is the brake pad. जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क का आपस में बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्टैक्ट होता है जिसकी वजह से ड्यू टू फ्रिक्शन दे बोथ अपोजेस द मोशन ऑफ ईच अदर एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल गेट्स मिनिमाइज्ड. दैट मीन्स फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेक पैड एंड ब्रेक डिस्क हेल्प्स टू स्लो डाउन द vehicles. So this was all about the advantages जो हमें फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है. लेकिन देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. आपने बहुत ज़्यादा केसेस में ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि बहुत सारी मशीनरी ऐसे होती हैं जो बहुत देर तक चलने के बाद हीट अप हो जाती हैं. बहुत सारे मशीनरी के पार्ट्स ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे घिस जाते हैं, उनमें वियर एंड टीयर हो जाता है. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन.
फ्रिक्शन, जहाँ पर फ्रिक्शन के इतने सारे एडवांटेजेस हैं, एट द सेम साइड इट इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, बिकॉज फ्रिक्शन कॉजेज unnecessary wastage of energy and reduce the efficiency of machine. फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारा एनर्जी का अननेसेसरी वेस्ट होता है, बिकॉज ये जो हमारी मशीनरी के पार्ट्स हीटअप हो जाते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट इज़ बिकॉज ओनली क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है हीट एनर्जी में. दैट मीन्स दैट इज़ टोटली अ वेस्ट, बिकॉज वी आर नॉट रिक्वायरिंग हीट एनर्जी फ्रॉम दोज मशीनरी पार्ट्स. तो फ्रिक्शन की वजह से देयर इज अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एज वेल एज फ्रिक्शन ऑल्सो रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स की वर्किंग पावर को भी फ्रिक्शन बहुत कम कर देता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. मीन्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे केसेस में फ्रिक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है एंड बहुत सारे केसेस में हमें फ्रिक्शन को डिक्रीज भी करना पड़ता है. सो फॉर द बोथ थिंग्स वी आर हैविंग द वेरियस मेथड्स. We can minimize the friction also and we can increase the friction also. So now we will be studying about both the methods, that how friction can be minimized and how friction can be increased. So first let's talk about how to minimize the friction, because हमने बोला कि फ्रिक्शन के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो अननेसेसरी एनर्जी वेस्टेज भी करता है एंड वो मशीनरी की एफिशिएंसी को भी लूज आउट करता है. तो ऐसे सब केसेस में हम फ्रिक्शन को किस तरीके से मिनिमाइज कर देते हैं. वी नीड टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू रिड्यूस द फ्रिक्शन in order to increase the efficiency, to save energy and to save the machine from wear and tear. Wear and tear means from damaging the machine. Machinery को damage से protect करने के लिए it is required that friction should be minimized. So let's look towards the various methods how we can reduce the friction. So very first is, friction can be reduced by making the two surfaces in contact smooth. Smoothing reduces the roughness on the two surfaces and reduces the interlocking between the irregularities, thus decreasing the friction. Simple scenario है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ्रिक्शन तभी काम करती है जब उनकी बीच की इरेगुलरिटीज के बीच में क्या होती है, इंटरलॉकिंग. अगर मैं किसी तरीके से जो दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में हैं, जो दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में हैं, अगर मैं उन्हें स्मूथ बना दूं, दैट मीन्स उनके बीच की रफनेस को अगर मैं रिड्यूस कर दूंगी, तो दैट मीन्स उन दो सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग कम हो जाएगी. और अगर उनकी इरेगुलरिटीज के बीच में इंटरलॉकिंग कम हो गई तो फ्रिक्शन विल ऑटोमेटिकली गेट्स डिक्रीज्ड. That means we can reduce the friction by making the two surfaces in contact smooth. The second one is, आपने बहुत बार देखा होगा, this is very common phenomena, कि अगर हमारे घर में suppose किसी दरवाजे में या किसी विंडो में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है या किसी भी मशीनरी में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और वो स्मूथ काम नहीं कर रही है, तो we used to put the oil in that. Actually what happens in that case is, some materials like oils, grease, graphite powder, when applied between the two surfaces, help the surfaces to slide easily over one another, minimizing the interlocking of the irregularities on the surfaces. This in turn reduces the friction between the surfaces. Such materials used to reduce friction are called lubricants. अगर हमें दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन को कम करना है एंड वी हैव टू इंक्रीज द स्मूथनेस, तो हम उन दो सरफेसेस के बीच में ऑयल, ग्रीज, ग्रेफाइट पाउडर, इस तरीके की सभी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. इसकी वजह से क्या होगा, ये जो ऑयल, ग्रीज, ग्रेफाइट, इन सबको ल्यूब्रिकेंट्स बोला जाता है. ये सभी मटेरियल क्या करेंगे, ये दोनों सरफेसेस को स्मूथ बना देंगे एंड वो जो सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर देंगे. एंड द थर्ड मेथड इज, वी नो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इज मेड टू रूल रादर देन slide, the friction caused due to sliding can be reduced to friction due to rolling. Usually ball bearings are used to minimize friction by this method to provide the rolling effect. हमें ये चीज़ पता है कि अगर मुझे सपोज एक टायर है, उस टायर को मुझे एक जगह से दूसरे सरफेस पे ट्रांसफ़र करना है, तो मैं उसे अगर स्लाइड करके लेके जाऊंगी तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, बिकॉज वी नो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर.
लेकिन मैं अगर उसी टायर को रोल करके लेके जाऊंगी तो देयर विल बी लेस फ्रिक्शन एक्टिंग, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को दो सरफेसेस के बीच में डिक्रीज करने का एक ये भी तरीका है कि हम ऑब्जेक्ट को, दो सरफेसेस को हम आपस में स्लाइड कराने की बजाय हम रोल करें। तो इसी प्रोसेस के लिए वी जनरली यूज बॉल बेयरिंग्स। इस तरीके की बॉल बेयरिंग्स को यूज किया जाता है दो सरफेसेस को एक के ऊपर एक रोल कराने के लिए। यू कैन इजीली फाइंड देम कि ये जो बॉल बेयरिंग्स हैं ये मोटर बाइक्स में, व्हीकल्स में, साइकिल्स में, दे आर जनरली यूज्ड ओवर देयर टू डिक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। नेक्स्ट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि हर व्हीकल की शेप आगे से इस तरीके की क्यों होती है? Why all shapes of the vehicles are like this? Why they are not flat? ये फ्लैट क्यों नहीं होते हैं आगे से? क्यों हर एक्वेटिक लाइफ की, हर एक्वेटिक एनिमल की जो शेप है वो आगे से पॉइंटेड होती है? क्यों एयरप्लेन्स की शेप भी आगे से इस तरीके से पॉइंटेड बनाई जाती है? क्यों सारे बर्ड्स का शेप आगे से ऐसा होता है? There is something very important reason hidden behind this, and the reason is air और water, ये दोनों इस तरीके के फ्लूइड्स हैं जो उनमें ट्रैवल करने वाली बॉडीज के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हेंस मेक देयर मोशन स्लो। तो उसी फ्रिक्शन को, जो एयर और वाटर का लगने वाला फ्रिक्शन है, अगर मैं उसे रिड्यूस करना चाहती हूँ तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका ये भी है टू मेक द स्ट्रीमलाइंड शेप ऑफ द objects, to make the streamlined shape. This kind of shape is known as streamlined shapes. Actually what happens is, क्योंकि अगर आगे से इनका सरफेस बिल्कुल फ्लैट इस तरीके से होगा तो more air can contact them and friction will be more water will contact them. लेकिन अगर इनका शेप आगे से पॉइंटेड होगा तो very less amount of air or water can contact them and exert frictional force on them. So if we make the streamlined shape vehicles and aircraft, then it will be very much easy to cross them the frictional force that is exerted by air on them. In fact ये सेम चीज़ नेचर में भी है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं एंड जो बर्ड्स होते हैं उनका जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन शेप होता है, यानी नेचर ने भी उन्हें इसी तरीके का शेप दिया है जस्ट टू कॉम्बैट द frictional force which is being applied by the fluids onto them, so that they can swim easily inside water, they can fly easily in air. So these were all the methods that how friction can be reduced in the desired conditions or desired requirements. So the next thing is the very last topic of our chapter, that what are the methods to increase the friction. अब किसी किसी केस में जहां हमें फ्रिक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत होती है, वी नीड अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इन सम केसेस, देन हाउ वी कैन इंक्रीज इट। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय टू वेज। हम दो तरीकों को, दो प्रिंसिपल्स को फॉलो करके फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इज इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ सर्फेस। हम सर्फेस की रफनेस को अगर इंक्रीज कर देंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी मोर इंटरलॉकिंग बिटवीन द सर्फेसेस एंड मोर फ्रिक्शन वुड बी देयर। एंड सेकेंड, बाय इंक्रीजिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज कर देंगे तो दो सरफेसेस आपस में ज़्यादा हार्ड तरीके से इंटरलॉक हो पाएंगे एंड देयर वुड बी इंक्रीज्ड फ्रिक्शन। तो अब हम डेली लाइफ में किस तरीके से वी अप्लाई दीज थिंग्स। टायर ऑफ व्हीकल्स आर ट्रेडेड to move sufficient, provide sufficient friction between the tires and the roads on which they run. This minimize the chances of slipping of the tires on the slippery roads. You have generally seen कि जो vehicles के टायर होते हैं उनमें ये अजीब अजीब शेप्स बने हुए होते हैं, that means they are treaded. वो स्मूथ नहीं होते, उन पे वो ट्रेडेड होते हैं, उन पे कुछ ट्रेड्स बने हुए होते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है बिकॉज दे वांट टू मेक द सरफेस ऑफ द टायर रफ, ताकि टायर का सरफेस अगर रफ होगा तो जहाँ कहीं पर स्लिपरी रोड आएगा वहाँ पर व्हीकल के स्लिप होने के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी इंक्रीज्ड द फ्रिक्शन बाय मेकिंग ट्रेड्स ऑन द टायर। द वेरी नेक्स्ट इज ट्रेकिंग शूज हैव स्पाइक्स टू गिव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप। आपने ये चीज़ देखी होगी, हमारे जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके शूज़ में स्पाइक्स लगे हुए होते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है बिकॉज जो हमारे स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में
फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है. सो टू प्रोवाइड देम अ बेटर ग्रिप, वो ग्राउंड के साथ एक बेटर ग्रिप ले सकें, यही रीज़न होता है कि उनके शूज़ में स्पाइक्स प्रोवाइड किए जाते हैं. इनफैक्ट जो लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं उनकी ट्रैकिंग शूज़ में भी स्पाइक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज दे आर क्लाइंबिंग अ हिल, दैट्स वाई दे नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप. इसके अलावा यू मस्ट हैव सीन कि जो बैट्स के और रैकेट, जो बैडमिंटन रैकेट्स होते हैं, टेनिस रैकेट्स होते हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं उनको रफ बनाया जाता है. उनके ऊपर इस तरीके का कोई बैंड लगा दिया जाता है, कोई रबर लगा दी जाती है जो कि काफ़ी रफ होती है. उसका मेन रीज़न भी यही होता है ताकि प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग ग्रिप मिल सके, बिकॉज सरफेस अगर रफ होगा तो जब उन्हें स्वेटिंग होगा तो देयर विल बी enough amount of friction between the hands and the racket handle so that there is no chance of racket getting slipped off. And the very last is the playgrounds are made rough so that people won't slip while playing or running. जो playgrounds होते हैं उनको भी काफ़ी रफ बनाया जाता है, उसका भी रीज़न यही है ताकि जो वहाँ पर प्लेयर्स हैं वो खेलते टाइम या भागते टाइम गिरे ना, ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन. So these are some everyday life examples where friction is increased by making the surfaces rough. So here we come to the end of this chapter. Please go through this video again and again and check your portal continuously for the updated assignments.